Okay, so just let's have a look at what we discussed in the previous lecture. Okay, so in the previous lecture, we were studying about the variable accelerated motion. So before that, we studied a uniform accelerated motion in which we can use the equation of motion type. But in this particular scenario, in variable accelerated motion, what we should do, we should solve using the डिफरेंशिएशन टेक्निक. मतलब उसमें क्या करना है, देखो हमने बताया सपोज आपको डिस्टेंस या पोजीशन है, सपोज ये डिस्टेंस या पोजीशन आपको गिवन है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे डिफरेंट वैल्यू आपको दे रही है. तो ऐसे क्वेश्चन को हम जो सॉल्व करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकते हम वहाँ पर क्या अप्लाई करते हैं, फिर डिफरेंशियल मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं. मतलब क्या करते हैं, अगर पोजीशन हमें गिवन है एफ टी, मैं बता रहा हूँ इसका बिल्कुल मतलब एफ इन टू टी नहीं है, इसका मतलब है इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ टी और फंक्शन ऑफ टी. तो अगर x इन टर्म्स ऑफ टी दिया है और हमें स्पीड निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसे डिफरेंशिएट कर देंगे. और अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो फर्दर स्पीड को डिफरेंशिएट कर देंगे एक बार. तो इस तरीके से टू स्टेप डिफरेंशिएशन के बाद हमारा एक्सेलरेशन आ जाता है. तो मैंने ये वर्ड लिखा था कि अगर हमारे पास डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो स्पीड बन जाएगा, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन बन जाएगा. और डायरेक्टली एक्स टू ए चाहिए तो हम इसको डायरेक्ट एक वर्ड बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन. उसका मतलब है कि हम 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे. तो हमने क्वेश्चन पढ़ा हुआ था इसमें, ये क्वेश्चन क्या था, इस क्वेश्चन में हमने देखा था दैट द इनिशियल स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर गिवन लाइक दिस. अब हमें बाकी सारी चीज़ें फाइंड करनी थी. तो पहला हमें टर्म समझना चाहिए, इनिशियल मतलब होता है टाइम को क्या रखना है, ज़ीरो रखना है. तो हमने टाइम को ज़ीरो रख के पोजीशन निकाली, तो ये हमें पोजीशन गिवन थी एक्स, हमने इसमें टाइम ज़ीरो रख दिया और सॉल्व कर दिया, सॉल्व करके आंसर आया 10. सो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियली उसकी पोजीशन क्या थी, 10 मीटर थी. फिर हमसे स्पीड पूछा था. अब अगर हमें स्पीड चाहिए तो स्पीड के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो हमने इसे डिफरेंशिएट कर दिया. सो डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास आ गया स्पीड का ये फॉर्मूला, ये एक फंक्शन आ गया स्पीड का. बट एग्जाम में क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है टाइम ज़ीरो पर. तो टाइम ज़ीरो पर मतलब टी की वैल्यू हमने रख दी ज़ीरो और यहाँ पर हमें आ गई स्पीड इनिशियल. फिर हमें एक्सेलरेशन चाहिए था, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करना था, स्पीड को भी डिफरेंशिएट करना था. तो स्पीड को डिफरेंशिएट किया तो ये फंक्शन आ गया. और इस पे हमें पूछा हुआ है इनिशियल. सो इनिशियल मतलब हमने टाइम ज़ीरो रख दिया और हमें वैल्यू आ गई यहाँ से इनिशियल. तो इस तरीके से हमने उस क्वेश्चन को प्रोसीड किया था जिसमें वेरिएबल चीज़ें दी हुई थी. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था फाइंड व्हेन द ऑब्जेक्ट विल स्टॉप. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो था. स्टॉप का मतलब है कि कब उसकी स्पीड ज़ीरो हो जाएगी. सो बेसिकली आपको एक इक्वेशन मिल जाती है, आपको एक पॉलिनोमियल मिल जाता है सॉल्व करने के लिए कि स्पीड निकाल के उसे ज़ीरो के इक्वल करा दो, तो इक्वेशन को ज़ीरो करा सकते हैं हम. देन अगर हम डिस्कस करें कि हमने स्पीड निकाल लिया, अब हमारा काम है कि व्हेन इट विल स्टॉप, इट मीन्स इसका स्पीड क्या कर दो, ज़ीरो कर दो. सो हमने स्पीड निकाल ली और हमने इसको ज़ीरो कर दिया इक्वल. सो हमें क्या निकालना है, अब हमें टाइम फाइंड करना है कि व्हेन इट विल बी ज़ीरो. तो टाइम आ जाता है 1.5 सेकेंड, मतलब ये 1.5 सेकेंड में ज़ीरो हो जाता है. फिर हमने एक नया क्वेश्चन डिस्कस किया. नया क्वेश्चन क्या था, इन द सेम क्वेश्चन फाइंड व्हेन इट विल रीच टू द ओरिजिन. मतलब अभी क्वेश्चन बदल दिया. अब हमसे इंटरेस्टेड है कि हमें बताना है कि एट विच पॉइंट इट्स पोजीशन विल बी ज़ीरो. ओरिजिन मतलब वापस से पोजीशन ज़ीरो. तो हमने फाइंड करने का ट्राई किया कि व्हेन इट्स पोजीशन इज ज़ीरो, मतलब पोजीशन के फॉर्मूले को क्या कर दिया, ज़ीरो के इक्वल कर दिया. और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी. तो हमने बताया था कि मैथ में ये चीज़ हमने सीखी हुई है कि पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करना है, और सारे स्टेप्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे कि एक पॉलिनोमियल को स्क्वायर वाले को कैसे सॉल्व करना होता है. और फिर हमने अपना क्वेश्चन फिर से देखा था
कि व्हेन इट विल रीच एट 0। तो जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया और हमारी दो वैल्यूज आई, हमारी वैल्यूज आई 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, तो हमारी जो दो वैल्यूज आई वो 1 सेकेंड और 2 सेकेंड, जबकि हमें पता था कि 1.5 सेकेंड में तो वो स्टॉप हुआ था। तो स्टॉप मतलब परमानेंटली स्टॉप नहीं, मोमेंटली स्टॉप हुआ। तो क्वेश्चन हमने कुछ इस तरीके से प्रेडिक्ट किया कि जब वो 0 पे था तब यहाँ पर था, फिर आफ्टर 1 सेकेंड वो ओरिजिन पे पहुंच गया, बट अभी बिकॉज 1.5 पे स्टॉप होना है मतलब वो पीछे ही जा रहा है और स्टॉप हो गया 1.5 सेकेंड में। मोमेंटली स्टॉप होने के बाद वो अब आगे वापस रिटर्न आने लग गया, तो एट 2 सेकेंड पे फिर से वो ओरिजिन पे पहुंच गया था। तो ये उसकी मोशन का हमने एक डायग्राम टाइप बना लिया था जिससे हमें एक बेटर आइडिया लग जाए। फिर हमने एक चीज बताई थी कि डिस्टेंस कैलकुलेट करने में थोड़ा सा ध्यान देना, इनिशियल डिस्टेंस जरूर माइनस करना। क्यों? क्योंकि एक्स डिस्टेंस नहीं होती है, एक्स होती है पोजीशन। तो अगर कभी हम बात करें, सपोज एक ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था और अब पहुंच गया यहाँ पर, तो अगर ये पहले था 10 मीटर में और अब पहुंच गया 18 मीटर में, सो डिस्टेंस 18 मीटर नहीं है, डिस्टेंस सिर्फ क्या है 8 मीटर। तो 18 माइनस इनिशियल डिस्टेंस हमें करना पड़ेगा, ये चीज हमने यहाँ पर देखी थी। तो इस तरीके से हमें काम कर लेना है। सो ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम 4 to 7 चाहिए तो 7 to 4, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अब इस पे बेस्ड हम एक एग्जांपल भी देख सकते हैं, या प्रीवियस क्लास में हमने काफ़ी सारे ये एग्जांपल देख लिए थे, इस सेटअप में काफ़ी है, इतने एग्जांपल काफ़ी हैं जिस चीज़ों को हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ये था जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर लेते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा डाउट होगा तो वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो चले यार क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर पूछता जाता हूँ, जो भी स्टूडेंट को अगर डाउट रहते हैं तो आप लोग बोल सकते हैं कि आपको क्या डाउट है, मैं वही क्वेश्चन पर्टिकुलर डिस्कस कर लूँगा। तो सारे क्वेश्चन डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है आई गेस, सिर्फ जो आपके पर्टिकुलर डाउट है वो डिस्कस करने चाहिए। या फिर सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दे, आपको क्या लगता है? बिकॉज ये आपका फर्स्ट टेस्ट पेपर है, हमें सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेने चाहिए क्या? सर सारे कीजिए। यस सर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज के लेक्चर में हम क्या करते हैं, टेस्ट पेपर का ही प्रॉपर पूरा डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, तो बेटर रहेगा एक एक क्वेश्चन को, तो फिर आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दें। आज एक एक क्वेश्चन को हम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि चीज़ें कैसे हम कर सकते थे। जिन्होंने लेक्चर प्रीवियसली अटेंड भी नहीं किए हैं उनको भी सारे क्वेश्चन ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि किस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने थे। चलो तो एकदम फिर हम स्टार्टिंग से कर लेते हैं, पूरे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक स्टूडेंट ने एरिया दिया हुआ है हमें, इट इज 50 प्लस माइनस 0.4। तो इसमें पूछा हुआ है व्हाट इज द परसेंटेज एरर। क्लियर? तो हमें पता हुआ है कि जो एक्सपेरिमेंट होता है उसमें ये जो सेकेंड वैल्यू होती है, दिस इज आवर एरर। तो ये हमारी वैल्यू है एरर, बस हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है, हमें परसेंटेज फाइंड करना है। तो मैं आपको फिजिक्स क्या मैथ क्या सब में बता दूं, कभी भी आपको किसी भी चीज़ का परसेंट चाहिए, क्लियर, तो हमेशा याद रखना परसेंट कैसे निकालते हैं, दैट वैल्यू जिसका हमें परसेंट निकालना है, दैट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट इनटू 100। ये परसेंट निकालने का हमेशा कभी भी ज़रूरत हो तो हमेशा परसेंट इसी तरीके से निकालते हैं। दैट वैल्यू मतलब जिसका हमें परसेंट निकालना है, तो हमें परसेंटेज किसका निकालना है, एरर का, मतलब हमें निकालना है एरर का परसेंटेज। तो एरर कितनी थी 0.4 एंड टोटल वैल्यू कितनी थी हमारी 50, सो हो जाएगा इंटू 100। सो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो वैल्यू आ गई 0.8%। तो ये मेथड है कभी भी कैसे भी हो एरर निकालने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 एक लेंदी क्वेश्चन है बट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत सारे डिस्कस भी किए थे। अगर हम बात करें कि एक ग्रुप है जिसने रीडिंग्स दी हुई है एक एक्सपेरिमेंट की, वो रीडिंग्स है 2.7, देन 2.5 एंड 2.9। ये 3 रीडिंग्स है हमारे पास। तो इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एक्सपेरिमेंट में। हम सबसे पहले स्टेप 1, सबसे पहले हम क्या चीज़ फाइंड करते हैं, ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू। फिजिक्स में मीन वैल्यू का मतलब होता है एवरेज। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मीन वैल्यू मतलब क्या, एवरेज हमें फाइंड करना है। तो एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, एवरेज फाइंड करते हैं सम ऑफ द नंबर्स। देखो जिन लोगों ने नहीं भी रीड किया हुआ है वो भी ये चीज़ कर सकते हैं, सम ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय टोटल रीडिंग्स कितनी है। तो टोटल रीडिंग्स कितनी है 3। अगर इसे हम सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा हमारा 2.7। तो स्टेप 1 होता है टू फाइंड द ट्रू वैल्यू। नाउ स्टेप 2, स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 होता है टू फाइंड द एरर्स। टू फाइंड द एरर्स। अच्छा एरर्स क्या होती हैं, देखिए यार सब एरर क्या होता है। सपोज आपने आंसर लेके आया 20.4, जबकि आपको पता है कि राइट आंसर है 20.1। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया 0.3, वही आपकी क्या है, एरर है, कि फ्रॉम ट्रू वैल्यू आपका आंसर कितना डिफर है। अब अगर हम इस एक्सपेरिमेंट में बात करें तो 2.7 को ही हमने जज किया है ना कि दिस इज अवर ट्रू वैल्यू। एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू। तो इससे हमें फाइंड करना पड़ेगा सबकी एरर। तो पहले वाले की एरर देख लेते हैं कितनी होगी, 2.7। अगर पहले वाले की एरर देखें 2.7 माइनस 2.7, हम ओरिजिनल वैल्यू को माइनस कर रहे हैं तो दोनों सेम है तो कोई फर्क नहीं होगा। देन 2.5 माइनस 2.7, आंसर आएगा 0.2 बट नेगेटिव का, माइनस 0.2। देन 2.9 माइनस 2.7, आंसर आ जाएगा प्लस का 0.2। सो दीज आर आवर एरर्स। तीनों रीडिंग्स की हमें एरर पता चल गई कि किस स्टूडेंट ने कितनी एरर की हुई है। नाउ द स्टेप 3। स्टेप 3 क्या होता है, यार ये डिफरेंट एरर है ना, जबकि हमें एक सिंगल एरर चाहिए। तो दैट सिंगल एरर जो हमें चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो वो जो एरर होती है वो एग्जैक्ट होती है, इसलिए उसे बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। और वो कैसे आती है, वो भी आती है एवरेज से। बस एवरेज लेते समय ध्यान देना है, नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव कर लेना होता है। 0 प्लस 0.2 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई हाउ मच, 3। टोटल नंबर्स अपॉन कितने काउंटिंग है। तो अगर हम इसे देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.4 बाई 3। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.1, देन 1 विल रिमेन, सो 3 3 लाइकवाइज। तो ये वैल्यू आ गई मीन एब्सोल्यूट एरर की। तो 3 स्टेप्स हो गए। अब आप सोच रहे होगे सर क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत लेंदी था। बिल्कुल लेंदी रहेगा, बट ये मैं बहुत स्टेप से लिख रहा हूँ इसलिए लेंदी लग रहा है। आपको एग्जाम में बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन करना होता है। तुरंत 2.7 आ गया, तुरंत एरर्स आ गई, हमने जल्दी से उनकी एब्सोल्यूट एरर निकाल ली। और स्टेप 4 फाइनल स्टेप जो होता है वो है रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। अभी जस्ट मैंने बताया था कि यार परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, परसेंट कैसे निकालते हैं। दैट वैल्यू मतलब जिसका आपको निकालना है, तो हमें किसका परसेंट निकालना है, एरर का निकालना है। एरर का मतलब 0.133 का हमें निकालना है, डिवाइड बाई टोटल वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू ने किसे एक्सेप्ट किया है, 2.7 को हमने एक्सेप्ट किया है ओरिजिनल वैल्यू। 2.7 इज एक्सेप्टेड एज ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। तो देखें क्या वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी 13.3 डिवाइडेड बाई 2.7। अब देखो एग्जाम में इतना डिवाइड नहीं करने लग जाना है कि आप पूरा डिवाइड करने लगो। आप जस्ट एक रफ आइडिया ले सकते हो कि ये नंबर जो है ये 3 से थोड़ा सा कम है। क्लियर। 3 से अगर ये थोड़ा सा कम है, बट अगर हम इसे 2.5 जैसा समझें,
सो कितना टाइम्स ये डिवाइड कंप्लीट चला जाएगा, रफली 5 टाइम्स, क्योंकि कितना हो जाएगा 12.5। या लेट से आपने बोला कि लेट से इसे एज्यूम कर लेते हैं 3, अगर आपने 3 एज्यूम किया तो नियरली 4 पॉइंट समथिंग टाइम्स जाएगा ये डिवाइड, बट बिकॉज न्यूमरेटर 3 से कम है, मतलब आंसर 4 से थोड़ा सा ज़्यादा आना चाहिए। तो अभी आप ऑप्शन वाइज देखो, 4 से ज़्यादा एक ही आंसर है डी, तो इसलिए आपको ये पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, आपको डायरेक्ट आंसर मार्क कर देना था कि ये डी है। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा, सर अगर एक ऑप्शन 4.6 होता और एक ऑप्शन 4.9 होता, तो बेटा फिर आपका लक खराब है, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता, आपको फाइनल कंक्लूजन डिवाइड करके निकालना पड़ता कि क्या आंसर है। बट अभी हम बिकॉज 4 से बड़ा एक ही आंसर है, तो जस्ट हम गेस भी कर सकते हैं। तो ये पूरे स्टेप्स थे, 4 स्टेप्स में हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है परसेंटेज एरर का। बिकॉज इसमें मैंने सिर्फ 3 ही रीडिंग दी थी, इसलिए ये क्वेश्चन लेंदी नहीं है, छोटा ही है, जल्दी से सॉल्व हो जाता है, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा बस। डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। यार क्वेश्चन 2 में कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो, ध्यान देना है सबको, अगर बीच में कुछ भी डाउट है आपको तो पूछ सकते हैं। ओके, लेट्स डिस्कस 3। हाँ सर, इसमें डाउट है। ओके, कोई बात नहीं, मैं सारे ही क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, मेरे डिस्कस करने के बाद भी अगर किसी का डाउट रहता है तो पूछ लिया करें। अगर हमने इसमें एक एक्सपेरिमेंट देखा कि 20 ऑसिलेशंस का जो टाइम लगा है वो है 37 सेकेंड, तो मैं चेक कर सकता हूँ ना कि यार 1 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा होगा। हम चेक कर सकते हैं 1 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा, जस्ट अ यूनिटरी मेथड, 37 डिवाइडेड बाई 20, सो ये आ जाएगा 18.5, मतलब 1.85। अब आप फील करो क्या कि इनिशियली ये जो क्लॉक थी, ये इसका लीस्ट काउंट कितना है 1 सेकेंड, बट आप इसका लीस्ट काउंट फाइंड करो, तो इसका तो यार 2 डिजिट तक लीस्ट काउंट आ गया ना। तो मैंने एक चीज आपको बताई थी, 2 वर्ड्स बताए थे, आप लोग को याद नहीं है शायद, हमने 2 वर्ड्स डिस्कस किए थे, लीस्ट काउंट और प्रिसीजन। लीस्ट काउंट कितनी है 1 सेकेंड, एक और वर्ड हमने डिसाइड किया था प्रिसीजन। हमने क्या बताया था कि प्रिसीजन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, एक्सपेरिमेंट में, ये किस पे डिपेंड करता है, इंस्ट्रूमेंट पे। तो इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चन पे गिवन है 1 सेकेंड है, लेकिन प्रिसीजन जो है वो डिपेंड करता है किस पे, हमारे एक्सपेरिमेंट में कितने टाइम्स हमने एक्सपेरिमेंट किया है। सो जो प्रिसीजन होता है वो होता है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट कितने नंबर ऑफ टाइम्स हुआ है, तो हमें लीस्ट काउंट पता है 1 सेकेंड और एक्सपेरिमेंट हुआ है 20 टाइम्स, सो आंसर कितना आ जाएगा 0.05, ये हो जाएगा हमारा प्रिसीजन। तो प्रिसीजन जो होता है वो डिपेंड करता है कि सपोज मैं एग्जांपल वाइज देता हूँ, सोचो आप एक नॉर्मल, आपने नॉर्मल स्केल ली हुई है, तो आप आंसर दोगे कुछ 21.1 सेंटीमीटर, या फिर आंसर दोगे 22.2 सेंटीमीटर। सोचो आप इनका एवरेज निकालोगे तो पता है आंसर क्या आएगा 22.15। तो देखो आपने तो रीडिंग इससे ही ली, कुछ भी गेस नहीं किया, लेकिन जब आपने एवरेज निकाला तो आंसर आया ये, आपको ये नेक्स्ट डिजिट भी पता चल गया, क्यों, क्योंकि आपने सेम एक्सपेरिमेंट 2 बार कर लिया, तो इसलिए उसका प्रिसीजन बढ़ गया। इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट अभी भी स्केल का वही है। सपोज आपने क्लॉक है और क्लॉक से आपने 10 ऑसिलेशंस का टाइम निकाला 15 सेकेंड, या लेट्स से 12 सेकेंड्स, तो 1 ऑसिलेशन का टाइम कितना आ जाएगा 1.2 सेकेंड। देख रहे थे आप अपनी जो क्लॉक है उससे आप 12 के बाद 13 सेकेंड 1 सेकेंड गैप ही देख सकते हो, मतलब लीस्ट काउंट 1 सेकेंड है, बट बिकॉज ऑफ 10 टाइम्स ऑफ रिपीटिशन आपने उसको जो है 1.2 सेकेंड तक डीप सॉल्विंग कर ली है। सो दिस इज कॉल्ड प्रिसीजन, जो एक्सपेरिमेंट पे डिपेंडेंट होता है। इसे हमने लेक्चर 1 में डिस्कस भी किया था, जो फर्स्ट लेक्चर था हमने उसमें डिस्कस किया था प्रिसीजन और लिस्ट काउंट को। अभी क्लियर है, किसी को डाउट है क्या 3rd में? नो सर। ओके गुड। सर ये मुझे प्रेसिजन का फॉर्मूला क्लियर नहीं था। हाँ, लेकिन
मैंने एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं बताया था, बट हम आपको हिंट दी थी ना कि प्रिसीजन किस तरीके से निकालते हैं, किस तरीके से चेक करते हैं, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स पे डिपेंड करता है ये। तो इस तरीके से थोड़ा सा हमें ध्यान देना था वहां पर। तो अभी आप लोग को डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला भी दे दिया है यहाँ पर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें अगर, सो क्वेश्चन नंबर 4 में a student takes length of this which cannot be the least count of the instrument। मतलब लेट्स से रीडिंग है, एक रीडिंग है जो है वो है 22.8 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि दिख रहा है कि अगर 22.8 है तो नेक्स्ट आंसर क्या हो सकता है 22.9, फिर इस तरीके से चल सकता है। मतलब ये तो पक्का है कि मे बी जो है इसकी जो लीस्ट काउंट है पॉसिबल है वो क्या क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी जो पॉसिबिलिटी है वो है कि 0.1 सेकेंड हो सकती है, तब भी 8 आ जाएगा 111 करके। 0.2 सेकेंड हो सकती है, तब भी क्या आ जाएगा, मतलब अगर सोचो 2 सेकेंड है तो स्केल में हमारे पास आ जाएगा ना ये वैल्यू। कैसे, पहले होगी 22.2, देन 22.4, देन 22.6, देन 22.8, देन 23। इस तरीके से हमारे पास आ सकता है ना अगर हमारी स्केल 0.2 की है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। थॉट है कि सी ऑप्शन पॉसिबल है या नहीं। सो चेक करते हैं कि 0.4 पॉसिबल है या नहीं। तो अगर सपोज आंसर हमारे पास है 22, सो नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 22.4, नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 22.8, बट नेक्स्ट वैल्यू 23 आएगी क्या, नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आपकी अगर एक स्केल है तो आप इस तरीके से 4 के डिवीजन कर ही नहीं सकते हैं, बिकॉज दोज विल नॉट बी यूनिफॉर्म। और जनरली जो भी स्केल बनाई जाती है उनमें सारी चीजें क्या होती है, यूनिफॉर्म। तो आपको 0.22 का करना है तो आप कर सकते हैं, 0.2, 0.4, 6, 8, 10, 0.22 का कर सकते हैं आप, लेकिन 0.4 का नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। तो इसका मतलब आपको 0.4 पॉसिबल नहीं है। सो इसका मतलब आपको देखने में जरूर लग रहा था कि 0.4 भी पॉसिबल है, बट 0.4 पॉसिबल नहीं है। क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। एक वर्नियर है जिसका लीस्ट काउंट हमें पता है। सो मैं शॉर्ट में अब लिखूंगा चीज़ों को। लेट्स से जो लीस्ट काउंट है LC, लीस्ट काउंट वो है 0.1 mm, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है। उसके बाद दिया हुआ है 0 इज जस्ट अहेड ऑफ 43 mm मार्क। तो याद है ना रीडिंग कैसे लिखते हैं, रीडिंग लिखते हैं कैसे, मेन स्केल MS प्लस वर्नियर स्केल इनटू लीस्ट काउंट। ये हमारा रीडिंग लिखने का तरीका होता है। तो मेन स्केल कैसे देखते हैं, किस मार्क के जस्ट आगे है 0 हमारा वर्नियर का, हम यही तो चेक किया करते थे। सो किसके आगे, जस्ट 43 के आगे है। इसका मतलब आंसर क्या होगा हमारा 43 mm प्लस, फिर क्या बोल रहा है, on the main scale and sixth column perfectly aligned with ninth column on the main scale। तो वर्नियर का कॉलम क्या है, वर्नियर का सिक्स्थ कॉलम मैचेस विद 9 इन मेन स्केल, 9th इन मेन स्केल। बट मेन स्केल की रीडिंग थोड़े ना है, हमें तो किसकी रीडिंग चाहिए, वर्नियर की रीडिंग चाहिए ना। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें वर्नियर लिखना होता है, इनटू लीस्ट काउंट कितनी है 0.1। सो आंसर आ जाएगा 43 प्लस 0.6। सो आंसर आ जाएगा 43.6 mm। अब ब्लाइंडली नहीं कर देना है आपको कि आपने देखा और तुरंत मार्क कर दिया 43.6 ए ऑप्शन, नहीं। यूनिट देखो ये mm में है, जबकि सारे आंसर किस में है, सेंटीमीटर में है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अगर हम बात करें तो इट इज 10 mm, और उल्टा बात करें सो 1 mm इज इक्वल टू 1/10 विच इज 0.1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब अगर हम इस वैल्यू को देखें तो सेंटीमीटर में लिख सकते हैं 4.36
सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4.36 सेंटीमीटर। किसी को क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है तो बता दे यार। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। अच्छा यार, इस बार तो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीक जो टेस्ट रहेगा उसमें यार आप लोग अच्छा परफॉर्म करें, बेटर रहेगा। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक फिजिक्स का टेस्ट रहेगा, तो थोड़ा सा आप लोग इस बार अच्छे से परफॉर्म करेंगे। काफ़ी सारे लोगों को बहुत कम मार्क्स आए हैं। सर किस पे टेस्ट? टॉपिक्स बताए जाएंगे, जो इसमें कवर होगा वो टॉपिक्स रहेगा। होपफुली सर मोशन रहेगा, मोशन, ओनली मोशन और रहेगा। सबसे ज्यादा मार्क किसको मिले? सबसे ज़्यादा मार्क्स पता नहीं यार, 1 मिनट मुझे देखने पड़ेंगे। चलेगा, मैं 1 मिनट देख के बताता हूँ। हाँ, ओके सर। ओके। तब तक हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखें, सबसे पहले बॉटम पे लिखा हुआ है कंसिडर स्टैंडर्ड स्क्रू गेज। तो हमें स्टैंडर्ड स्क्रू गेज का पता होता है लिस्ट काउंट, बट इसमें भी दिया है स्टैंडर्ड स्क्रू गेज का जो लिस्ट काउंट है वो होता है 0.001 सेंटीमीटर। ओके, अब रीडिंग में सबसे पहली लाइन लिखा है विदाउट एनी ऑब्जेक्ट 95th डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल मैचेस द रेफरेंस लाइन। इसका मतलब विदाउट एनी ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, यहाँ पर जीरो एरर है हमारे पास। अब जीरो एरर मैंने दो टाइप की बताई थी, कि अगर हमारी सर्कुलर स्केल, सपोज ये ऑब्जेक्ट है और सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है, क्लियर, जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है अगर 5th डिवीजन है, या लेट्स से अगर 4th डिवीजन है, तो इसका मतलब पॉजिटिव की जीरो एरर है, पॉजिटिव 0.004 सेंटीमीटर। लेकिन अगर लिखा हुआ है 97th मतलब, तो मतलब पीछे की तरफ 3 आ गए हैं, इसका मतलब नेगेटिव 0.003 की एरर है। तो हमारे क्वेश्चन में हम कहाँ पर आ गए, पीछे की तरफ आ गए 95th। सो बिकॉज 95th है, तो इसका मतलब पीछे की तरफ आ गए कितने पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स। सो माइनस 0.005 सेंटीमीटर, ये हमारी एरर हो जाएगी, नेगेटिव एरर। अभी हम सॉल्व करते हैं रीडिंग। सो रीडिंग कैसे लेते हैं, रीडिंग क्लियर है। रीडिंग लेते हैं मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल इनटू लीस्ट काउंट। सो मेन स्केल रीडिंग क्वेश्चन में गिवन है इट इज 2.4 सेंटीमीटर, प्लस सर्कुलर स्केल देखो क्वेश्चन में गिवन है 34th डिवीजन मैचेस, सो 34th इंटू 0.001। सो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.4 सेंटीमीटर प्लस 0.034 सेंटीमीटर, और दोनों का ऐड करें तो आएगा 2.434 सेंटीमीटर। बट ये आंसर नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर हम ट्रू वैल्यू की बात करें या फाइनल की बात करें, जो ट्रू वैल्यू होगी वो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारी ऑब्जर्व्ड में जो हमने ऑब्जर्व की है माइनस जीरो एरर करनी पड़ेगी। हमें एरर क्या करनी पड़ेगी, सबट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब देखो हमारी जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो है 434 माइनस जो जीरो एरर है वो कैसी है, नेगेटिव है। तो याद है ना, मैंने बताया था अगर नेगेटिव एरर है तो ऐड करते हैं या फिर विद प्रॉपर साइन रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और जो फाइनल ट्रू वैल्यू आएगी वो आएगी 439 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से देखें तो ऑप्शन बी हमारा फाइनल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो बताएं यार, किसी को क्या क्वेश्चन नंबर 6 में कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 6 में किसी भी पॉइंट पे लग रहा हो कुछ डाउट अभी जो हमने डिस्कस किया? नो सर। ओके, गुड, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखो यार, अभी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, x इज इक्वल टू गिवन है 4t³ माइनस 2t स्क्वायर प्लस 5, ये हमें गिवन है। अब हमें चाहिए स्पीड। सो मैंने बताया ना, स्पीड क्या होगा, स्पीड होगा डिफरेंशिएशन ऑफ x। सो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, मैंने बताया 4 विल रिमेन एज इट इज, और t³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 3t स्क्वायर, माइनस 2 विल रिमेन एज इट इज, और टी स्क्वायर का क्या हो जाता है, 2t।
प्लस 5 अकेला है उसका हो जाएगा 0। सो डिफरेंशिएशन कितना आ गया, स्पीड मतलब v, इसका आ गया 12t² माइनस 4t। बट हमें पूछा है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। सो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, अगर हमें 2 सेकेंड्स पे हमें बतानी है उसकी स्पीड, सो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2। सो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 12 इंटू 4 48 माइनस 8। सो आंसर कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। तो यार मुझे लगता है ये कर देना चाहिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कस किया हुआ था। इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। जिनको इसमें डाउट है कि डिफरेंशिएशन कैसे करना है, वो प्रीवियस लेक्चर नंबर 6 में हमने एक्सप्लेन किया है, और प्रीवियसली लेक्चर नंबर 5 में भी एक्सप्लेन किया था कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ बाइक कवर्ड हाफ मिनट विद दिस। तो हमें कुछ इस तरीके से लिख देना है कि टाइम लगा कितना, टाइम लेट्स से पहला वाला टाइम है वो है हाफ मिनट। हाफ मिनट मतलब 1/2 मिनट, या फिर अच्छे से अगर देखें तो सेकंड में लिखना बेस्ट होता है 30 सेकेंड। ये हो गया पहला टाइम। अच्छा इसमें स्पीड कितनी है, स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। देन नेक्स्ट 1 मिनट मतलब दूसरा वाला टाइम, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। स्पीड कितनी है v2, वो है 90 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड। तो याद है ना एवरेज हमने बताया क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दिक्कत ये है कि हमें डिस्टेंस नहीं पता यार अभी दोनों की, और स्पीड के यूनिट भी देखो अलग है, ये किलोमीटर में और वो सेकंड में है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, कन्वर्ट करना चाहिए स्पीड को मीटर पर सेकंड में। तो याद है मीटर पर सेकंड में करेंगे तो क्या करते हैं 5/18 का मल्टीप्लाई, तो कितना होगा, ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली इसमें भी करेंगे 19 टू 5/18, सो कितना आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। अब काम बन जाएगा, हमें स्पीड पता है टाइम पता है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम, मतलब 10 इंटू 30, सो कितना हो जाएगा 300। दूसरा देखें ये हो जाएगा 60 इंटू 25, सो ये कितना हो जाएगा 1500। तो ये हो गई हमारी डिस्टेंस। अब हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। सो वी एवरेज हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, सो टोटल डिस्टेंस है 300 प्लस टोटल टाइम डिस्टेंस है 1500 अपॉन टाइम कितना है 30 सेकेंड प्लस 60 सेकेंड। सो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1800 डिवाइडेड बाई 9t। सो सॉल्व करेंगे, सो ये कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। बट देखो ऑप्शन में क्या 20 मीटर पर सेकेंड कहीं दिख रहा है क्या, नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में। तो कैसे करेंगे, उल्टा 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये कितना आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन एक लेंदी क्वेश्चन भी कह सकते हैं और एक अच्छा क्वेश्चन भी कह सकते हैं, क्योंकि काफी सारी डिटेल हमें इसमें फाइंड करनी थी। तो बताएं यार अगर किसी को इसमें डाउट लग रहा हो तो। ओके देखें, अगर हम बात करें सबसे अच्छे मार्क्स की अगर हम बात करें फिजिक्स में, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अभी मैंने निकाल लिए हुए हैं। हाईएस्ट मार्क्स है सोहम के। सोहम प्रेजेंट है, नहीं सॉरी मैंने एक गलत निकाल लिया हुआ है, 1 मिनट रुके, क्लास 8th का देख लिया है मैंने। हाँ तो आप लोगों में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है फिजिक्स में संस्कार को, 64 मार्क्स हैं संस्कार। यस सर।
ओके वेरी गुड यार, आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं, 64 मार्क्स हैं थैंक यू आपका सर। टोटल। थैंक फिजिक्स यू में सर। आपका हाईएस्ट है। ओके हाँ हाँ चले, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। सो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा हुआ है, अ बाइक इज स्टार्टिंग विद 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसकी स्टार्टिंग स्पीड कितनी है यू, 20 मीटर पर सेकेंड। सर या मुझे फिजिक्स में 77 है। ओके एक मिनट, लेट मी चेक अगेन, आई गेस मैंने गलत लिस्ट देख ली क्या, जस्ट वेट। ओके या सॉरी आई मिस्ड, फिजिक्स में हाईएस्ट अदिति का है, अदिति गॉट 77 मार्क्स। ओके गुड, वेल डन अदिति। फिजिक्स में हाईएस्ट है 77 मार्क्स, बहुत ही अच्छे हैं। फर्स्ट है 77 अदिति, देन सेकंड है संस्कार 64 मार्क्स इन फिजिक्स, देन थर्ड है 55 मार्क्स आदित्य। सो फिजिक्स में टॉप 3 है, बट डिफरेंस बहुत ज़्यादा है यार, ट्राई करना, इतना डिफरेंस तो नहीं रहना चाहिए, सबको अच्छा स्कोर करना है। 77, देन नेक्स्ट है 64, देन नेक्स्ट है 55, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तो ट्राई करना है इतना डिफरेंस नहीं रहे और अच्छा स्कोर करना है। सर ओके ओवरऑल टेस्ट में हमारी 300 की। ओवरऑल टेस्ट का मेरे पास है नहीं, मुझे एक बार देखना पड़ेगा, सिर्फ फिजिक्स का है मेरे पास। ओवरऑल का एक बार हम ग्रुप पे अपलोड कर देते हैं इसके बाद, ये नेक्स्ट ओके से सब्जेक्ट वाइज रहेगा, तो हम सब्जेक्ट वाइज ही इंटर करेंगे। ओवरऑल थोड़ा सा डिफरेंस है मार्क्स में, एक 2 मिनट बाद मैं चेक करके बताता हूँ आपको ओवरऑल भी। चले तब तक क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें इनिशियल स्पीड पता है, इज एक्सेलरेटिंग विद दिस, तो एक्सेलरेशन भी पता है हमें 2, देन इट्स एवरेज स्पीड आफ्टर ऑफ फर्स्ट 10 सेकेंड। तो हमें याद है ना, अगर एक्सेलरेटेड होता है तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, वी एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं क्या, u प्लस वी बाय 2, स्टार्ट प्लस एंड बाय 2। अच्छा अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इनिशियल 20 है, ईच सेकेंड 2 बढ़ रही है, मैंने लॉजिक बताया था ना, ईच सेकेंड 2 बढ़ रही है, तो 10 सेकेंड में कितनी बढ़ जाएगी 20। अब यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, कुछ लोग इसे 20 लिख देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। गलती ये है कि इनिशियली तो 20 थी ना, और 20 और बढ़ गई, तो फाइनल जो स्पीड हुई है वो 40 हो गई है। तो चाहिए तो आप साइड में ऐसे इक्वेशन लिख भी सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो वहाँ से अगर हम v फाइंड करें, सो u है 20 प्लस 2 इंटू 10, तो यहाँ से 40 हमें v आ जाता है। सो सॉल्व करें और आंसर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। ओके क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ओके ओवरऑल मार्क्स मेरे पास है, ओवरऑल मार्क्स आ चुके हैं। सो ओवरऑल में अगर हम बात करें, सो ओवरऑल स्कोर है सबसे ज़्यादा संस्कार का, नहीं सॉरी संस्कार नहीं, एक मिनट, संस्कार 136, ओवरऑल हाईएस्ट मार्क्स है अदिति के। वेरी गुड अदिति, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है अदिति और अदर स्टूडेंट्स में। अदिति का ओवरऑल स्कोर है 210। सो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें लिख देता हूँ, फिजिक्स में और टोटल में। फिजिक्स में अदिति को हाईएस्ट है 77, एंड इसका ओवरऑल टोटल अदिति का है 210। सेकंड अगर हम बात करें फिजिक्स में, तो फिजिक्स में सेकंड है संस्कार का, वो है 64, एंड देन थर्ड है आदित्य का, वो है 55 फिजिक्स में। ओवरऑल वाइज अगर देखें तो ओवरऑल वाइज है हमारे पास, संस्कार का है 136, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। आदित्य का ओवरऑल काफ़ी कम है, ओवरऑल काफ़ी कम है। ओवरऑल में इन दोनों के बीच में एक और है, वो है आर्यन। आर्यन का ओवरऑल स्कोर बहुत अच्छा है, बट फर्स्ट पोजीशन के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा कम है।
ये 142 ओवरऑल है RN का। दैट मीन्स आप लोग को यार काफ़ी वर्क करना भी बाकी है। लेक्चर्स बहुत ही अच्छे से रिवाइज करना है। लेक्चर अटेंड करना सब लोग कर लेते हैं, सबको समझ में भी आ जाता है, बट इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो वो है रिवीजन करना, लेक्चर्स को रिवाइज करना, नोट्स देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तब आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो ओवरऑल मतलब सच में अदिति का बहुत ही अच्छा स्कोर है एज कम्पेयर टू अदर्स, बिकॉज फर्स्ट पोजीशन 210 है, नेक्स्ट पोजीशन 142 है एंड थर्ड पोजीशन 136 है। ओके, सो वेल डन अदिति, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको मतलब हाईएस्ट है, वेरी गुड। ऐसे ही करते रहना है, अच्छे से सॉल्व करना है, जो भी डाउट्स रहते हैं, जो भी प्रॉब्लम है नहीं समझ आया वो हमसे पूछते रहना है। ओके, लेट्स सी नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 पे, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब उसका u कितना है 0 एंड एक्सेलरेटिंग विद 4, सो एक्सेलरेशन है 4। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड, सो टाइम जो है वो 5th सेकेंड है। 5th मतलब हमें किसका फार्मूला लगाना है, एस nth वाला फार्मूला लगाना है। क्या होता है फार्मूला, u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। सो हमें चाहिए s 5th, सो u कितना है 0 प्लस a कितना है 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 इंटू 5 माइनस 1। मैं फिर से बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट डायरेक्टली इसे माइनस कर देते हैं, 5 माइनस 1 4, 4 इंटू 2 8। ऐसा नहीं है, पहले मल्टीप्लाई होता है। सो 10 माइनस 1 आ जाएगा 9 एंड 4 डिवाइडेड बाई 2 2 इंटू 9, सो आंसर आ जाएगा 18 मीटर। तो 10th वाला तो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड था, डायरेक्टली। प्रैक्टिस अच्छी करनी है यार, सारे नोट्स में से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तब आप लोग टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। देखिए, अ कार मूविंग विद दिस, सो u कितना है इसका 72 एंड इट अप्लाइज ब्रेक एंड रिटार्ड्स विद 4, सो एक्सेलरेशन कितना है 4। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट 2 सेकेंड। तो याद है ना आप लोगों को, मैंने बताया था कि इफ समवन इज मूविंग, ये किलोमीटर में है बट ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, तो फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड। सो कैसे कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकेंड, 5/18, तो ये कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब स्टेप्स एकदम क्लियर है। मैंने बताया था कि इफ समथिंग इज आस्क्ड फ्रॉम द एंड पॉइंट व्हेन इट स्टॉप्ड, u is equal to 20, but acceleration, let's see, acceleration is negative, acceleration is -4 because it is stopping, but question में दिया हुआ है last 2 सेकेंड। so मैंने बताया था यार, if something is asked about last time, last 2 seconds, तो solve it from the reverse direction। so I'll ask from reverse direction। अगर हम रिवर्स डायरेक्शन से बात करें तो इसका मतलब रिवर्स मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है, तो क्या होगा, v तो 0 है, वो काम करने लगेगा u की तरह, u 0 होगा। एक्सेलरेशन अब इस तरफ लग रहा है तो +4 लगने लगेगा, और टाइम कितना लगेगा लास्ट का 2 सेकेंड। सो इसका मतलब s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो ut तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू a है 4 इंटू 2 का स्क्वायर। सो आंसर कितना आ जाएगा 8 मीटर। एक मेथड ये है फ्रॉम रिवर्स डायरेक्शन, दूसरा मेथड ये है कि टोटल डिस्टेंस फाइंड करो कि कितना टाइम लग रहा है और फिर 2 सेकेंड कम तक फाइंड कर लो। सो दूसरा मेथड है मेथड 2 अगर हम बात करें, बट ये लेंदी है, ज़रूरत नहीं रहती इस मेथड की। मेथड 2 अगर बात करें, टाइम टू स्टॉप, फाइंड करो कितनी देर में रुक जाएगा। तो हमें पता है, देखो ईच सेकंड कितना कम हो रहा है 4, और है टोटल कितनी 20, तो कितनी देर में रुक जाएगा 5 सेकंड में, 4 4 ईच सेकंड, 4 टाइम्स 5 20। सो टाइम टू स्टॉप कितना हो जाएगा 5 सेकंड्स। अब लास्ट का 2 सेकंड पूछा हुआ है, सो एस ऑफ लास्ट 2 सेकंड्स, अगर ये निकालना है तो क्या करोगे, हम निकालेंगे एस ऑफ 5 सेकंड्स माइनस एस ऑफ 3 सेकंड्स, तो जो रिमेनिंग वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी लास्ट 2 सेकंड। बट इस मेथड की ज़रूरत है नहीं हमें, क्योंकि ये लेंदी पड़ जाता है हमारा।
तो इस तरीके से आंसर डी हमारा रहेगा 11 पार्ट का। सर 11 में आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। ओके वेट, ओके अभी वॉइस आ रहा है मेरा क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके चले डिस्कस कर Yes. लेते हैं। लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है अ बुलेट इज फायर्ड विद 100 मीटर पर सेकेंड इफ इट्स स्पीड रिमेन्स 25 आफ्टर पेनेट्रेटिंग 15 mm। तो देखो ये वो पेनेट्रेशन और स्टॉप वाला क्वेश्चन हो गया ना। इसे हम कैसे करते हैं, हम इस तरीके से करते हैं। सपोज ये 100 मीटर से जा रहा था और कितना डिस्टेंस बाद रुक जाएगा, x डिस्टेंस बाद रुक जाएगा। तो हमें पता है कि आफ्टर पेनेट्रेटिंग सम डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज 15 mm। आफ्टर पेनेट्रेटिंग दिस मच डिस्टेंस, उसकी स्पीड कितनी हो गई है, उसकी स्पीड हो गई है 25 मीटर पर सेकेंड। तो याद है हमने बताया था कि अगर दोनों फाइनली स्टॉप हो तक हमें सॉल्व करना है तो हम चेक करते हैं कि n कितना है, n। तो n इज इक्वल टू सर फाइनल आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। एक सेकेंड, क्या बाकी लोगों को स्क्रीन शेयरिंग दिख रहा है? हाँ sir. सर दिख रहा है प्रॉपर। ओके चलेगा, मे भी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप एक बार डिस्कनेक्ट कर लिया करो और वापस से कनेक्ट कर लो, ठीक है? एक बार लीव मीटिंग कर लिया करो और फिर से वापस से कनेक्ट कर लिया करो, अगर थोड़े टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए अगर स्क्रीन नहीं दिख रहा तो। ओके सर या सर क्या आप कोई वर्कशीट सेंड कर सकते हैं इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए? एक्चुअली ये क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए जो हम बता रहे हैं इसमें वर्कशीट तो अभी नहीं रहेगी फर्स्ट पार्ट के लिए। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा मोशन तब मैं वर्कशीट दे दूंगा। ओके ओके सर। तो अभी आप लोग प्रॉपरली वो नहीं कर पाएंगे। वर्कशीट में काफ़ी सारे क्वेश्चन है, मैं आपको मार्क करके दे दूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। तो मैं हाँ। नेक्स्ट लेक्चर में आपको वर्कशीट दे दूंगा। क्लियर? चैप्टर खत्म होने के बाद। हाँ नेक्स्ट लेक्चर में अभी थोड़ा सा एक पार्ट बाकी है, मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी, वो पढ़ाने के बाद आपको शीट देता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। ओके और उसके बाद ही टेस्ट रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर के बाद नेक्स्ट वीक टेस्ट रहेगा। चले ओके सर। तो बात करते हैं वापस से क्वेश्चन 12 की। स्टेप क्या था, हमने पहले फाइंड किया एन फाइनल बाई इनिशियल। सो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। तो हमने बताया था कि डिस्टेंस कितनी हो जाती है, एन स्क्वायर टाइम्स हो जाती है एक्स। अच्छा अभी ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है एक्स और एन स्क्वायर में वो हमें गिवन है। तो लास्ट क्लास में हमने इस पर बहुत डिस्कशन किया था। वो जो गिवन 15 है वो क्या है, वो है एक्स माइनस ऑफ एन स्क्वायर एक्स। ये वैल्यू हमें गिवन है। दैट मीन्स एक्स माइनस एन कितना है 1/4 का स्क्वायर। 1/4 का स्क्वायर मतलब 1/16 इंटू एक्स। अगर इसे हम सॉल्व करें सो वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस 1 दैट इज 15 x/16 इज इक्वल टू 15। सॉल्व करेंगे 15 कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू कितना आ गया 16 mm। सो कुछ लोग आंसर 16 mm सोचेंगे बट क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच फर्दर इट विल पेनेट्रेट। तो अगर ये टोटल 16 mm है तो ये फर्दर जो पेनेट्रेट किया है वो सिर्फ कितना है, वो है सिर्फ 1 mm। तो 12 का आंसर आ जाएगा 1 mm। जिन लोग को इसमें डाउट है, लेक्चर नंबर 8 में हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसके डिस्कस किए हुए थे कि किस तरीके से ये वाला लॉजिक हम यूज करते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, आकार एट रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड दिस इन 20 सेकेंड। तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? सो हमें पता है कि स्पीड कितनी है 144 किलोमीटर पर आवर। मैंने बताया किलोमीटर पर आवर हम यूज नहीं कर सकते तो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 144 इंटू 5/18। क्लियर?
तो इस तरीके से हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 18। सो ये हो जाएगा हमारा 35 40। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए दूसरा, टाइम। सो टाइम टेकन जो है वो कितना है, टाइम टेकन जो है वो है 40 सेकेंड्स। क्लियर, सॉरी 20 सेकेंड्स। अब हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस कवर्ड। सो हमें डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, एस इज इक्वल टू क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है ये ए। हमें ये ए नहीं पता है, हमें इस ए के बारे में नहीं पता है, तो फिर हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं। तो हमें ये ए पहले फाइंड करना पड़ेगा। सो बिफोर यूजिंग द सेकेंड इक्वेशन हमें क्या इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी जिससे हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सके। तो सेकेंड इक्वेशन में डिस्टेंस है, थर्ड में डिस्टेंस है, तो सेकेंड थर्ड यूज नहीं कर सकते, क्या यूज करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन देखें, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो v है हमारा 40, u इनिशियली 0 है, स्टार्ट हो रहा है, a इंटू टाइम है 20 सेकेंड। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम अपना s निकाल सकते हैं, s इज इक्वल टू है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी विल बी 0, हाफ इंटू ए इंटू टी इज हाउ मच, 2, 20 का स्क्वायर। सो द आंसर विल बी 400। ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, ये इक्वेशन बेस्ड काफी सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन हमने काफी सारे डिस्कस किए हुए थे। क्वेश्चन 14 मैं बता रहा हूँ, जिनको डिफरेंशिएशन या वेरिएबल वाले में डाउट है वो प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लें जिसमें हमने डिफरेंशिएशन डिस्कस किया हुआ है। देखिए y इज इक्वल टू गिवन है a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी 4। अच्छा, हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन चाहिए, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन करना है। तो देखें a का डिफरेंशिएशन होगा 0, b विल रिमेन एज इट इज और t का डिफरेंशिएशन होता है 1, प्लस c विल रिमेन एज इट इज और t स्क्वायर का क्या होगा 2t, माइनस d विल रिमेन एज इट इज और t पावर 4 का क्या हो जाएगा 4t क्यूब। ये हो गया। सो मतलब v का जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, वो आ गई b प्लस 2c इंटू टी माइनस 4d इंटू टी क्यूब। ये बट क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है इनिशियल। सो इनिशियल मतलब पता है ना, बार बार बताया था, इनिशियल मतलब t इज इक्वल टू 0। सो क्या हो जाएगा v, ये 0 ये 0, सिर्फ आंसर क्या आएगा b। नाउ स्टेप 2 हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ v को एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखो b हो जाएगा 0, 2c विल रिमेन एज इट इज और t का हो जाएगा 1, माइनस 4d विल रिमेन एज इट इज और t क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर। सो अगर हम एक्सेलरेशन देखेंगे, सो एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारा 2c माइनस 12d इंटू टी स्क्वायर। नाउ सेम क्वेश्चन इनिशियली पूछा हुआ है, सो इनिशियली मीन्स एट t इज इक्वल टू 0, तो t 0 रखेंगे तो d वाला टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 2c बचेगा। सो जो वैल्यूज है वो है b एंड 2c। सो इनिशियल वेलोसिटी है b और एक्सेलरेशन है 2c। अच्छा बताओ यार, कितने लोगों ने एग्जाम में ये क्वेश्चन कर लिया था? सर मैंने, आदित्य। ओके आदित्य, गुड। और मैंने भी किया था। अदिति, वेरी गुड। और बाकी लोग यार, और बाकी लोगों ने नहीं किया था यार? इस पे हमने काफी सारा डिस्कशन किया था ना प्रीवियस लेक्चर में, कि अगर हमें पोजीशन दी है तो डिफरेंशिएट करके हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस कैसे निकालना है, और ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी बहुत। ओके, कोई बात नहीं, चले नेक्स्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। तो जिसको क्वेश्चन नंबर 14 आ गया उसको 15 तो श्योर आ ही गया होगा। 15 भी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन था। देखें 15 क्या है।
15 में x दिया हुआ है और एक्सेलरेशन पूछा हुआ है। सो मैं फिर से लिखूंगा x हमें गिवन है सम a नॉट, ये कुछ एक नंबर है, प्लस a1 इंटू टी प्लस a2 इंटू टी स्क्वायर। नाउ अगर हमें पहले एक्सेलरेशन चाहिए तो पहले हमें स्पीड निकालना पड़ेगा, वो होगा डिफरेंशिएशन। सो a नॉट का डिफरेंशिएशन 0, a1 विल रिमेन एज इट इज बिकॉज t के साथ है और t का डिफरेंशिएशन है 1, देन a2 विल रिमेन एज इट इज और t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, ये हो जाएगा v। तो सो v को अगर और अच्छे से लिखे सो v विल बी a1 प्लस 2a2 इंटू टी। नाउ एक्सेलरेशन चाहिए, सो एक्सेलरेशन हो जाएगा dv बाई dt, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएट करेंगे तो a1 हो जाएगा 0 एंड a2 विल रिमेन और t का हो जाएगा 1। सो मतलब फाइनल आंसर क्या आएगा 2a2। सो ये आ जाता है हमारा डिफरेंशिएशन। सो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिन स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएशन में अभी भी डाउट होता है या अभी समझ में नहीं आता कि डिफरेंशिएशन कैसे करना है, उनके लिए बेस्ट रहेगा, मैं फिर से बोलता हूँ, डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिस कर ले अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी नोट्स में डिस्कस किया हुआ था और डायरेक्ट फॉर्मूला भी हमने बात की थी। देखें तो हमने कुछ ऐसी बात की थी, लिखा हुआ है पैसेंजर कवर्स स्ट्रेट रोड हाफ द डिस्टेंस विद v1। सो सपोज दो हाफ हमने डिस्टेंस के कर लिए, तो हम दोनों हाफ को x मान लेते हैं। सपोज ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस है x, सो ये हो गया डिस्टेंस। फिर उसके बाद क्वेश्चन में दिए स्पीड, स्पीड क्या क्या है, स्पीड है v1 और स्पीड है v2। बट प्रॉब्लम ये है कि एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में हमें डिस्टेंस चाहिए और क्या चाहिए, टाइम। तो हमें टाइम भी तो निकालना पड़ेगा ना, तो हम टाइम भी निकाल लेते हैं। टाइम क्या होगा, टाइम अगर हम बात करें तो टाइम होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। सो टाइम होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड, मतलब x ओवर v1, और इसका टाइम हो जाएगा x ओवर v2। अब एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। सो ये हो गया टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी है x प्लस एक्स, और टाइम है वो x बाई v1 प्लस एक्स बाई v2। अब देखो यार, इसे सॉल्व करना ही थोड़ा सा टफ था, बाकी कुछ नहीं है। x और x ऐड हो जाएगा 2x, बट ये दोनों वैल्यूज इनका डिनोमिनेटर अलग है तो ये ऐड नहीं होंगे, मतलब हमें कॉमन लेना पड़ेगा x, और ये लिखा रहेगा 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। और अब सॉल्व करें अगर, तो हमने x कॉमन लिया हुआ है तो x क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 2, और इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके। सो v2 आएगा प्लस v1 आएगा अपॉन v1 इंटू v2 आएगा। सो अगर हम फाइनली देखें सो v एवरेज हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो ये डिनोमिनेटर में ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये हमने सॉल्व कर दिया, बट कुछ स्टूडेंट्स को ये वैल्यू डायरेक्टली याद भी रही होगी। क्यों, क्योंकि मैंने नोट्स में लिखाई हुई थी, मैंने नोट्स में बताया था कि अगर कभी ऐसे डिस्टेंस हाफ हाफ हुई है तो डायरेक्टली हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 से। याद है ना, किसी को याद था क्या डायरेक्ट ये वैल्यू? ये क्वेश्चन किसी ने एग्जाम में करेक्ट किया क्या, क्वेश्चन नंबर 16? हाँ मैंने किया। हाँ सर मैंने भी किया। सर मैंने आपको भी किया। वैल्यूज याद था फॉर्मूला, या फिर आपने सॉल्व किया पूरा? नो सर सर, फॉर्मूला याद था। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसलिए फॉर्मूले नोट्स रिवाइज करते रहना होता है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन कम टाइम पे अच्छे से कर सकते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17 देन। सर इसमें एक सेकंड, मिसिंग हुआ क्या कुछ? या क्वेश्चन नंबर 17, हाँ डाउट था किसी को, पूछे। हाँ ये सर साइकिल। हाँ आदित्य, क्या डाउट है? सर मुझे इसका आइडिया ही नहीं है, मतलब कैसे क्वेश्चन सॉल्व नंबर करना है। 17 में डाउट है ना, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जो मैंने डिस्कस कर दिया उसमें अगर कुछ डाउट है तो पूछे अभी। क्वेश्चन 16 में कुछ डाउट है तो नो नो, देखिए। 16 में नहीं है ओके सर। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करते हैं। ये बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है,
तो क्वेश्चन नंबर 17 चले देखें। ये काफ़ी क्वालिटी क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि इसमें यार आपको लॉजिक लगाना होगा। देखें क्वेश्चन नंबर 16 तो ओके है ना। 16 में अगर किसी को कुछ और डाउट हो तो बताओ। पैटर्न इंपॉर्टेंट है, हमने कैसे क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व किया था। डिस्टेंस हमने क्वेश्चन में गिवन थी कि हाफ हाफ है, तो हमने एज्यूम कर ली कि कुछ एक्स डिस्टेंस है और उसके अकॉर्डिंग हमने टोटल डिस्टेंस लिख के सॉल्व कर दिया एवरेज। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, और ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। क्या? अ बस स्टार्ट्स मूविंग विद एक्सेलरेशन दिस। सो लेट्स से ये एक बस है। अब मैं प्रॉपर बस तो नहीं बना दूंगा, बट लेट्स से ये एक बस है, ठीक है, और ये मूव करना स्टार्ट कर रही है 2 के एक्सेलरेशन से, मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना है? 2। क्लियर? अ साइक्लिस्ट 96 मीटर बिहाइंड, मतलब एक साइकिल वाला पर्सन है, ठीक है। सो ये एक साइकिल पे एक पर्सन है जो कि इससे कितना डिस्टेंस पे? 96 मीटर पे है। अब क्वेश्चन ये है कि दे आर स्टार्टिंग विद 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये कॉन्टिन्यूसली किस स्पीड से जा रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड, बट ये एसेलरेट होके जा रही है बस। सो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एसेलरेट हो रही है, जबकि साइकिल वाला एकदम कांस्टेंट जा रहा है नॉर्मली 20 मीटर पर सेकेंड से। तो क्वेश्चन ये है कि दोनों लोग कब एक दूसरे को मैच कर देंगे, या फिर साइकिल वाला कब ओवरटेक कर देगा बस को। तो देखो फंडा क्या है इसका? फंडा ये है कि लेट से बस ने कुछ डिस्टेंस कवर कर ली x, अगर इन दोनों को मैच करना है तो यहाँ पर बस भी आ गई होगी प्लस साइकिल भी आ गया होगा, तभी तो दोनों सेम पॉइंट पे पहुंच गए और उसके बाद ओवरटेक कर देंगे ना। इसका मतलब साइकिल वाले को कितना कवर करना है? 96 प्लस x, जबकि बस ने उतने ही टाइम में कितना कवर किया है? सिर्फ x। सो इसका मतलब दोनों को अगर कवर करना है तो हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। क्या? इन सेम टाइम डिस्टेंस बाय बस, बस कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? x, एंड डिस्टेंस बाय साइकिल, साइकिल को कितना कवर करना पड़ेगा? अगर उसे कंप्लीट वहां तक पहुंचना है तो 96 मीटर बिहाइंड था ना वो, सो 96 प्लस x उसे ट्रेवल करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा आइडिया कि हमें ये चीज़ें अब सॉल्व करनी है। आइडिया लगाने के बाद अब सॉल्व कैसे करेंगे, टाइम निकालेंगे कैसे, तो थोड़ा सा इक्वेशन वाइज सॉल्व करते हैं। लेट्स से आफ्टर t टाइम वो पहुंच गए, सो लेट्स से टाइम टेकन इज t, सो टाइम टेकन इन द प्रोसेस इज t। तो उन लोगों ने t टाइम लिया प्रोसेस में, तो देखें किसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी। साइकिल की डिस्टेंस कितनी है? साइकिल ने कितनी कवर की होगी? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। सो स्पीड इनटू टाइम कितनी होगी? स्पीड है हमारी 20 इनटू टाइम कितना है? t, मतलब कितना आएगा? 20 इंटू टी। अच्छा, बस ने कितनी कवर की होगी? बस तो एक्सेलरेट हो रहा है, तो बस के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो यू टी तो 0 हो गया, हाफ इंटू ए कितना है? 2 इंटू टी स्क्वायर। सो बस ने कितनी डिस्टेंस कवर की है? टी स्क्वायर। अब लॉजिक देखो, किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की है? साइकिल ने। बस ने कम की है। सो हमें पता है साइकिल ने बस से 96 मीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर की है। सो ये हो गई हमारी क्या? मेन लाइन इक्वेशन जो बोल सकते हैं हम। क्या? साइकिल ने बस से 96 मीटर ज़्यादा की है। अब ये बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इतना एक्सप्लेन किया है। एग्जाम में आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप सीधा ये लाइन से स्टार्ट कर सकते हो, दैट साइकिल हैज़ कवर्ड 96 सेंटीमीटर मोर देन बस। और साइकिल की अब डिस्टेंस कैसे लिख सकते हैं? 20 इंटू टी। वाइल बस की अभी हम कैसे लिख सकते हैं? टी स्क्वायर प्लस ये दोनों ज़्यादा कितना है? 96 मीटर। तो अब ये इक्वेशन बन गई क्या? टी स्क्वायर, ये 20t को भी लेफ्ट में लेके चले जाएंगे, सो ये हो जाएगा -20t प्लस 96। अब इस इक्वेशन को और अच्छे से लिख देते हैं, ये हो गई टी स्क्वायर
-20t प्लस 90 इज इक्वल टू 0। याद है हमने इसे डिस्कस किया था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं। मैं सारे स्टेप्स कैसे सॉल्व करता हूँ अभी बताओ। इस लॉजिक में किसी को डाउट? या सर ऊपर 96 है। ओके सॉरी, हाँ ये 96 है। ओके ये 96 है। ओके अब क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं। तो मैं क्वाड्रेटिक सॉल्व के स्टेप्स बताता हूँ। पहले लिखते हैं टी स्क्वायर, देन फर्स्ट एंड सेकंड के सिंबल का मल्टीप्लाई करते हैं, सो प्लस एंड माइनस विल रिमेन माइनस। देन थर्ड एंड सेकंड का मल्टीप्लाई करते हैं, सो इट विल आल्सो रिमेन माइनस, एंड देन देयर विल बी 96। अब वी नीड टू फाइंड दीज टू वैल्यूज p एंड q। याद है ना, क्या सर्च करते हैं कि p प्लस q का एडिशन होना चाहिए 20 एंड p इंटू q का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए 96। तो आपको ऐसे दो नंबर चूज करने होते हैं। तो अगर मैं 12 and 8. बोलूं, सो वी देयर विल बी 12 एंड 8 इस तरीके से। सो अभी सॉल्विंग करेंगे, क्या कॉमन लेंगे, t विल कॉमन, so t minus 12 will remain in this part, minus 8 will be common and t minus 12 will be there। अभी कॉमन देखें तो दोनों में t minus 12 मिल गया है हमें, so t minus 12 को एक बार लिखेंगे और एक बार लिखेंगे t minus 8। और इसे सॉल्व करने का तरीका है कि दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, so t minus 12 is equal to 0, मतलब क्या आएगा, t is equal to 12, और इसका मतलब क्या है, t is equal to 8। सो आंसर आएगा t इज इक्वल टू 8। अब देखो दोनों आंसर कुछ आ रहे हैं, तो अभी आप बताओ, आप गेस करके बताओ विच वन इज करेक्ट, 8 और 12, विच वन इज करेक्ट, 8 और 12? बोथ आर करेक्ट, 8 एंड 12 बोथ आर करेक्ट। बट लॉजिक देखो यार, आप बताओ कि बस एंड साइकिल दोनों सेम टाइम पे पहुंच जाने वाले हैं एक जगह पे, कब, 8 सेकंड के बाद और 12 सेकंड के बाद। तो बताओ क्या हो रहा होगा, ऐसा क्या हुआ होगा यहाँ पर, बताएं। तो ऐसा कुछ हो रहा होगा कि पहले साइकिल पीछे था, बस आगे थी, बस ने कुछ कवर की डिस्टेंस और यहाँ पर पहुंच गया बस और साइकिल दोनों साथ में। बट बस तो एक्सेलरेट हो रही है ना, कांस्टेंट, बस तो कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट हो रही है। तो एक टाइम जरूर आएगा कि बस फिर से साइकिल को क्रॉस कर देगी। तो फर्स्ट स्टेप होगा कि साइकिल ने बस को कब क्रॉस किया, तो वो 8 सेकंड में किया होगा, लेकिन उसके बाद बस भी अपनी स्पीड बढ़ाती रहेगी और 12 सेकंड बाद बस ओवरटेक कर देगी साइकिल को। तो इसका मतलब दोनों आंसर करेक्ट हैं, बट हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चेक करना है कि क्या बेस्ट अप्रोप्रिएट होगा। सो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, साइकिल विल ओवरटेक एट 8 सेकंड एंड आफ्टर देन बस विल ओवरटेक द साइकिल। सो ये होगा, बस ओवरटेक करेगी और 8 पर साइकिल ओवरटेक करेगी। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा हुआ आफ्टर व्हाट टाइम विल ही बी एबल टू ओवरटेक द बस, तो वो कब ओवरटेक कर देगा, 8 सेकंड में। क्लियर है यार ये सबको? या सर मतलब साइकिल का स्पीड फिर कम हो जाएगा क्या? कम नहीं होगा, बस का स्पीड बढ़ जाएगा ना, क्योंकि बस का स्पीड ईच सेकंड 2 बढ़ रहा है ना, तो वो थोड़ी देर बाद बस का स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। बट साइकिल तो कंटिन्यूअसली 20 से जा रहा है, तो पहले तो साइकिल वाला फास्ट जाएगा, बस को ओवरटेक कर देगा, बट साइकिल वाले से भी ज्यादा बस की स्पीड बढ़ती रहेगी, तो बस फाइनली साइकिल वाले को भी ओवरटेक कर देगा। ओके, तो ये सिनेरियो था हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। The velocity of a particle at an instant is 10. After 5 seconds, the velocity of the particle is 20. तो बताओ एक्सेलरेशन कितना है, कॉमन सेंस, एट सम टाइम, एट सम इंस्टेंट, ये मैंने कॉमन सेंस से बताया आप लोगों को कि स्पीड है 10, क्लियर, इन 5 सेकेंड्स, इन 5 सेकेंड्स सर 2 मीटर पर सेकंड। यस वेरी गुड, इन 5 सेकेंड स्पीड कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा चेंज इन स्पीड कितना है, चेंज इन स्पीड होगा 20 माइनस 10, मतलब कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगा, 5। सो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा चेंज इन स्पीड डेल्टा v अपॉन टाइम टेकन, दैट मीन्स 10/5।
सो एक्सेलरेशन कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहली चीज तो आपको गिवन डेटा से तुरंत वैल्यू निकालनी आनी चाहिए एक्सेलरेशन। अब पूछा हुआ है द वेलोसिटी एट 3 सेकेंड बिफोर फ्रॉम द इंस्टेंट व्हेन इट्स स्पीड वाज 10। तो 3 सेकेंड बिफोर, सो 3 सेकेंड बिफोर, सो इन 3 सेकेंड, सो इन 3 सेकेंड्स चेंज कितना हो जाएगा स्पीड का, ईच सेकेंड कितना चेंज हो रहा है 2, सो इन 3 सेकेंड चेंज कितना आ जाएगा 6। क्लियर? सो 3 सेकेंड बिफोर, सो 3 सेकेंड बिफोर की अगर बात हो रही है सो आंसर कितना हो जाएगा 10 माइनस 6, आंसर हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। कुछ लोगों ने आंसर 6 मार्क किया होगा बट द करेक्ट आंसर विल बी 4। क्यों? क्योंकि 6 रिड्यूस हो जाएगी, 3 इंटू 2 6 रिड्यूस हो जाएगी, रिमेनिंग कितनी बचेगी 4। Let's see question number 19. A particle cover half of the circle. तो ये सर्किल है और एक पार्टिकल यहाँ से इस सर्किल में यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया हाफ। तो ये हो गई हमारी क्या डिस्टेंस, ये है डिस्टेंस, और ये जो शॉर्टेस्ट पाथ हुआ ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है डिस्टेंस। तो हमें पता है कि हाफ सर्किल है, मतलब फुल सर्किल कितना होता है 2 पाई आर का, डिवाइड बाई 2 मतलब कितना है हाफ सर्किल पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट अगर बात करें तो इट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, मतलब 2 टाइम्स ऑफ आर। डायमीटर का डबल होता है ना ये। तो यहाँ से हम जस्ट लिख सकते हैं कि ये सेंटर है और ये डिस्टेंस होती है आर। सो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आर। तो डिस्प्लेसमेंट है 2r और डिस्टेंस है पाई आर। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। An automobile traveling with a speed of 60 can brake to stop within 20 मीटर। तो ये वही स्टॉपिंग वाला क्वेश्चन हो गया कि अभी उसकी स्पीड है 60 और वो कितने मीटर में स्टॉप हुआ 20 मीटर में, v क्या हो गई 0। सोचो उसकी स्पीड होती 120 तो कितना टाइम लगता, तो निकाल लेंगे हम अपन n निकालते हैं, n कितना है इस बार 2। सो ये क्या हो जाना चाहिए n स्क्वायर टाइम्स ऑफ 20, ये 20 है। सो आंसर कितना आ जाएगा 4 इंटू 20। सो कितना स्टॉपिंग डिस्टेंस हो जाएगी 80 मीटर। ये कॉन्सेप्ट हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था और बहुत बार डिस्कस किया था कि एग्जाम में बहुत जल्दी से आंसर फाइंड कर सकते हैं इससे हम। किसी को डाउट है इस कॉन्सेप्ट में? No, sir. गुड। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 21। ओके, इफ अ बॉडी इज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। तो देख लेते हैं, सोचो एक ऑब्जेक्ट सर्किल में घूम रहा है तो क्या होगा, जब वो यहाँ पर है तब उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, यहाँ ये होगी डायरेक्शन। सोचो अगर वो सर्किल में घूम रहा है सो आफ्टर सम टाइम इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी ना। फिर आफ्टर सम टाइम इसकी डायरेक्शन यहाँ पर अगर देखें तो इस तरीके से, यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से, यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से, मतलब वो जो स्पीड है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो क्या स्पीड चेंज हो रही है क्या? नहीं, स्पीड सेम है, स्पीड कांस्टेंट है। क्या चेंज हो रही है? डायरेक्शन ऑफ स्पीड चेंज हो रही है। सो डायरेक्शन ऑफ स्पीड नहीं, फिर उसे बोलेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है और नॉट कांस्टेंट आई कैन से। तो पहली बात तो ये समझ में आई कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन होता है जो वेलोसिटी को चेंज करता है। तो सोचो एक पार्टिकल सीधा जा रहा है, आपको उसे ऐसे सर्किल में घुमाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे पुल करना पड़ेगा ना। इसका मतलब आपको उसे पुल करना पड़ेगा इधर। फिर सोचो वो जा रहा है इधर, तब भी आपको कहाँ करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा। फिर वो आगे जा रहा है तब भी आपको पुल करना पड़ेगा। तो जो एक्सेलरेशन है वो भी डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है अपनी कंटिन्यूअसली। क्लियर? तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं। सो इन अ सर्कुलर मोशन बोथ
they changes their direction. क्लियर? किसी को कुछ डाउट इसमें? सर्कुलर में जो हमने अभी एक चीज डिस्कस की कि वेलोसिटी की भी डायरेक्शन चेंज होती है और हमारे इसकी भी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। क्वेश्चन में गिवन है कि स्पीड कांस्टेंट है, तो इसलिए वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 22। देखें 22 है द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार दैट स्पीड्स अप 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 15 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन डायरेक्ट फार्मूला क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल से निकाल लेते हैं। सो एक्सेलरेशन हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। सो फाइनल स्पीड कितनी है? 30। स्पीड अप फ्रॉम 12 टू 30 मतलब इनिशियल कितनी है? 12 अपॉन टाइम टेकन कितना है? 15 सेकेंड। तो इसका मतलब जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी होगी? 13 माइनस 12, ये हो गया 18 डिवाइडेड बाई 15, मतलब 1 पॉइंट समथिंग डिवाइड में आ जाएगा। प्रॉपर सॉल्व करें तो आई गेस आंसर 1.2 दिख जाएगा। तो ये अच्छा और सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना था। किसी को डाउट है क्या क्वेश्चन नंबर 22 में? No, sir. किसी ने कुछ डिफरेंट टेक्निक अप्लाई की या कुछ कमेंट करना चाहता है तो बता सकता है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 23। 23 में मोहन टेक्स 20 minutes to cover a distance of this much due north. His velocity in kilometer per hour. तो मतलब बहुत ही सिंपल है, हमें क्या चाहिए? स्पीड या वेलोसिटी v, वो कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस है 3.2 किलोमीटर, बट वो जो टाइम है हमें आर में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। तो हमारे पास 20 मिनट है, तो हमें पता है कि अगर हमें उससे आर में कन्वर्ट करना है तो 60 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि 20 मिनट है डिवाइड बाई 60। सो बेसिकली ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? आवर में। जैसे मैं बात करूँ 30 मिनट मतलब कितना हो जाएगा? 30/60 मतलब 1/2 आवर, हाफ आवर। सो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। सो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 3.2 डिवाइडेड बाई 1/3, और ये बिकॉज डिवाइड में 3 तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में। सो v इज इक्वल टू आ जाएगा 3.2 इंटू 3। सो इट इज 9.6 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से 23 कर सकते हैं। 23 भी स्ट्रेट और काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। लेट्स सी 24। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 में बात करते हैं। A body is moving along a straight line at 20 meter per second undergoes an acceleration of this. After 2 seconds its speed is. तो ये सिंपल क्वेश्चन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला, बट u इनिशियली कितना है? 20, बट जो एक्सेलरेशन है वो प्लस नहीं है, वो -4 है, इनटू टाइम कितना है? 2 सेकेंड्स में। तो ये कितना हो गया? v इज इक्वल टू 20 माइनस 4 इंटू 2 8। सो कितना आ गया? यहाँ पे सॉल्व करें, आंसर आ गया 12। कॉमन सेंस से भी कर सकते थे। -4 का मतलब है स्पीड डिक्रीज होगी, -4 का मतलब है स्पीड डिक्रीज होगी। सो ईच सेकेंड 4, तो 2 सेकेंड में कितनी डिक्रीज हो जाएगी? 8। सो 12 माइनस 8 हम डायरेक्टली कॉमन सेंस से भी कर सकते थे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 25। So question: a particle experience a constant acceleration for 20 seconds after starting from rest. If it travels a distance s1 in the first 10 seconds and s2 in the next 10 seconds. मतलब मैं फिगर बना के समझाने का ट्राई करता हूँ। सपोज एक पर्सन है जो u इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहा है। फर्स्ट 10 सेकेंड में उसने डिस्टेंस कवर की, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड में डिस्टेंस कवर की s1, एंड नेक्स्ट 10 सेकेंड में उसने डिस्टेंस कवर की s2, और s1 और s2 में हमें रिलेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। तो निकाल लेते हैं। s1 क्या हो जाएगा? s1 हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
सो ut तो हो गया 0 प्लस हाफ इंटू ए हमें पता नहीं है, t पता है 10 का स्क्वायर, सो 10 का स्क्वायर 100/2 कितना आ गया 50 इंटू ए। अब प्रॉब्लम ये है कि हम S2 डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते हैं क्योंकि S2 में 10 नहीं लगा सकते हैं। अगर हमें S2 निकालना है तो हम निकालेंगे कुछ इस तरीके से, स्टार्टिंग से पूरा एंड तक का 20 सेकेंड का हम निकाल लेंगे। तो हम S2 डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, हम क्या निकाल लें S1 प्लस S2। तो S1 प्लस S2 क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ut तो 0 हो जाएगा S1 प्लस S2 के लिए, बट हाफ इंटू ए इंटू टाइम अब पूरा यूज कर लेंगे। S1 प्लस S2 मतलब पूरा टाइम कितना है 20 सेकेंड्स यूज हुआ है, सो पूरा टाइम जो यूज हुआ है दैट इज 20 सेकेंड्स। सो उसका स्क्वायर करेंगे, सो वैल्यू आ जाएगी 2 कैंसिल 2, 20 का स्क्वायर 400 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ जाएगा 150, सॉरी 400 मतलब 400 का डिवाइडेड बाई 2 200, यह आ जाएगा 200A। ये हुआ S1 प्लस S2। अब यहाँ पे गलती क्या होगी कि S1 पता है हमें 50A है, बट S1 प्लस S2 है 200A। सो S2 कितना हो जाएगा, S2 हो जाएगा 200A माइनस S1, सो मतलब हो जाएगा 200A माइनस 50A। सो आंसर कितना आ जाएगा 150A। तो ये अब यहाँ पे कंपेरिजन था कि जो S2 है वो 150 है, S1 है 50A है। सो दोनों को कंपेयर करके बोल सकते हैं दैट S2 इज 3 टाइम्स ऑफ S1। इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो किसी को कुछ डाउट बताएं, अगर इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट रहा हो किसी को, क्वेश्चन नंबर 25 जो हमने डिस्कस किया S1 प्लस S2 निकाला। ओके नो सर डाउट। ओके गुड। तो यार अभी देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी स्टूडेंट को जिसने थोड़ा सा लेट अभी ज्वाइन किया या कुछ भी क्वेश्चन नंबर 1 to 25 तक किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो अभी पूछ ले, मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आप बताएं किसी भी स्टूडेंट को अगर क्वेश्चन नंबर 1 to 25 कुछ भी डाउट है हम फिर से एक बार डिस्कस कर सकते हैं। नो सर। ओके अच्छा, अब बताओ नोट्स में किसी को प्रीवियसली कुछ डाउट है, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं कोई टॉपिक, अगर कि सर वो वाला पॉइंट थोड़ा सा समझ में नहीं आया किसी भी लेक्चर में तो आप बता सकते हैं, हम वो चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि सर कोई लेक्चर इसका ये वाला पॉइंट नहीं पता तो आप पूछ लें, हम फिर से डिस्कस कर सकते हैं। चले मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएशन डिस्कस कर लेता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स में भी डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन को प्रॉपरली हम डिस्कस कर लेते हैं, बेटर रहेगा। डिफरेंशिएशन में 3 मेजर रूल्स होते हैं जो हम बार बार बोल रहे थे, क्या कि किसी भी नंबर का जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं, सपोज वो नंबर डायरेक्टली मैं डिफरेंशिएशन करा देता हूँ। लेट्स से डिफरेंशिएशन का रूल होता है कि अगर कोई नंबर x का हमें डिफरेंशिएशन करना है और उसकी पावर n है तो डिफरेंशिएशन में पावर बाहर आती है और एक पावर रिड्यूस हो जाती है, ये रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है नंबर 1। नंबर 2, अगर इस x के सामने एक नंबर है सपोज -3 लिखा हुआ है x टू द पावर p, तो -3 अनडिस्टर्ब्ड रहता है और सिर्फ x टू द पावर p को सॉल्व करते हैं तो वो हो जाता है p x टू द पावर p -1, इस तरीके से। नंबर 3, सपोज x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का याद रख लेना यार क्योंकि बहुत यूज होता है, 2 बाहर आएगा और पावर 1 कम हो जाएगी, सो 2 - 1 कितना बचेगा 1, सो इसका मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं 2x, सो याद कर लेंगे कि x स्क्वायर का क्या होगा 2x डिफरेंशिएशन, और अगर सिर्फ x है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1। तो ये सब हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो इस तरीके से हम चीज़ों को देख सकते हैं। ये बेसिक रूल ऑफ डिफरेंशिएशन था। अब सपोज हमें t का करना है, सो अगर हमें लिखना है 5t³ -
8 + 6t। इसका करना है तो हमने बताया था कि 5 विल रिमेन एज इट इज और t क्यूब है तो इसका हो जाएगा 3 और एक पावर कम 3t² माइनस सर 15t² प्लस 6 फिर 8 है, सो 8 का आंसर क्या होगा, ये नंबर अकेला है, देयर इज जस्ट अ कांस्टेंट, उसका हो जाएगा 0 प्लस 6 विल रिमेन एज इट इज, t का क्या हो जाता है 1 1। क्योंकि ये सिंगल पावर x के जैसा फील देता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 15t² प्लस 60t। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन वाला पार्ट थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। किसी को कुछ सर और डाउट? t नहीं आएगा ना? क्या? हाँ सर, टी नहीं आएगा। प्लस t नहीं आएगा ना? सॉरी हाँ, t नहीं आएगा, 6 × 1, t का तो हो गया 1, सो आ जाएगा 15t² प्लस 6 ओनली। ओके, तो इस तरीके से हम ये सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। चले यार, तो फिर मुझे लगता है आज के लिए काफी है डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक एकदम सीखेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस शीट देंगे और उसमें से सॉल्विंग करेंगे काफी सारी, और उसके बाद हम एक टेस्ट फिर से लेंगे, ओनली फिजिक्स का टेस्ट रहेगा। ओके, तो इस बार एक्सपेक्ट करेंगे कि और अच्छे मार्क्स आप लोग को आएंगे। ओके, ओनली ऑन मोशन नो? ओनली इन मोशन, ओनली इन मोशन। ओके, ओके देन, गुड बाय एवरीवन, बाय बाय, बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय, बाय बाय एवरीवन।